नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज की इस वीडियो में मैं एक नहीं, दो नहीं, 3-3 कंपनी के बारे में बात करूँगा और तीनों के तीन ही पीएससी कंपनी हैं। अभी देखिए मैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बहुत कम चर्चा करता हूँ, मगर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर गवर्नमेंट कंपनी में जितने सारे फाइनेंस कंपनी है, क्या उस फाइनेंस कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस है? क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, तो उस बेसिस में क्या फाइनेंस कंपनी का भी ग्रोथ होगा? तो उसी के बारे में चर्चा करूँगा और मेरा इस तीनों कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस है। मैं इसीलिए इस तीनों कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं कुछ अपडेट में आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए इंडिया इकोनॉमिकली जिस तरीके से कोविड के टाइम में डाउन हुआ था, उसके बाद बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। अभी इस ग्रोथ को कंटिन्यू और भी देखने को मिलेगा क्योंकि ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर वो खुद बता रहे हैं कि इंडिया अपकमिंग टाइम्स में 2030 तक एक अच्छा खासा इकोनॉमिकली ग्रोथ करेंगे और मतलब अभी जो टॉप 5 रैंकिंग में जीडीपी के हिसाब से खुद का रैंकिंग हुआ है, वो टॉप 3 में आने का चांसेस है। तो बेसिकली इसी पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो जब कोई कंट्रीज का ग्रोथ होता है, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है फाइनेंस कंपनी का और बैंक का। क्योंकि बैंक और फाइनेंस कंपनी आगे नहीं बढ़ेंगे, तो किसी भी कंट्रीज का ग्रोथ नहीं होगा। तो उसी से जुड़े हुए मैं 3 फाइनेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा और तीनों के तीनों ही गवर्नमेंट कंपनी है। इस गवर्नमेंट कंपनी में आपको किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है, उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूँगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं इंडियन फाइनेंस सर्विसेज सेक्टर इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो इंडियन यूनिट 2035 मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाले इस सेक्टर। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो सीएजीआर के हिसाब से जो ग्रोथ होने वाला है वो 14% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ होगा 2020 2022 से 2027 तक। तो 14% का ग्रोथ कोई कम नहीं है, बहुत शानदार ग्रोथ है। तो ये भी बताया जा रहा है कि टोटल जो प्रोजेक्ट ऑफ मार्केट वैल्यूएशन होगा यहाँ पे 2027 तक 19.55 मिलियन यूएस डॉलर। तो इतना बड़ा मार्केट बन जाएगा इस फाइनेंस इंडस्ट्रीज में। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो अपडेट है वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि आपको पता चले कि आप जिस सेक्टर में निवेश करना जा रहे हैं उस सेक्टर में कितना ग्रोथ आने वाले हैं। उनमें से सबसे जो फर्स्ट कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो पावर फाइनेंस कंपनी बोल सकते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं। तो पीएफसी देखा जाए तो बेसिकली एक सरकारी कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है क्योंकि इस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो पीएफसी एक फाइनेंस कंपनी है और वो भी पावर सेक्टर का, मतलब कोई भी पावर सेक्टर में कोई भी कंपनी लोन लेना चाहते हैं, कोई भी फाइनेंस करना चाहते हैं, तो पीएफसी के माध्यम से ही फाइनेंस होता है। तो पीएफसी बहुत पुराना कंपनी भी है। इसके ऊपर कुछ अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले कंपनी के कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं तो बेसिकली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के कुछ एसोसिएट कंपनी है, कुछ सब्सिडरीज कंपनी है। इस दोनों कंपनी के माध्यम से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो देखिए पावर सेक्टर का जो पावर कंजम्पशन का जो डिमांड है आज जितना है, फ्यूचर में और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि कोई भी कंट्रीज का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होते हैं, बहुत सारे कंपनीज बिल्ड होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज मशीनरीज बिल्ड होते हैं, तो जहाँ पे पावर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पावर के डिमांड बढ़ाने के लिए हमेशा जितने सारे कंपनी से फाइनेंस देने वाला कंपनी, तो उसका भी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने वाला है। तो उनमें से पीएफसी के ऊपर जरूर आप फोकस रखना। तो देखिए पीएफसी में जो एसोसिएट कंपनी है तो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट मतलब पावर प्रोजेक्ट जिसमें 100% कंपनी काम कर रहा है और पीएफसी जो मतलब कंसल्टिंग है उसके ऊपर 100% काम कर रहे हैं, जो एक सब्सिडरी कंपनी है। और एक सब्सिडरी कंपनी से पीएफसी प्रोजेक्ट्स, तो उसमें से 100% कंपनी काम कर रहा है। उसके साथ आर ई सी लिमिटेड जिसके ऊपर 52% कंपनी काम कर रहा है। देखिए आर ई सी लिमिटेड जो एक लिस्टेड कंपनी है, वो भी एक एनबीएफसी है और वो भी गवर्नमेंट कंपनी है। तो उसके ऊपर भी पावर फाइनेंस का ही हाथ है, मतलब पावर फाइनेंस का 52% कंट्रीब्यूट है। तो देखा जाए तो कंपनी अलग अलग कैटेगरीज कंपनी के ऊपर खुद के एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरीज कंपनी बना के रखे हैं। इसमें डायरेक्टली कंपनी को ही फायदा मिलता है। अभी देखिए कंपनी का कितना ग्रोथ हो रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो ग्रोथ है वो 26% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, बहुत शानदार ग्रोथ है। अभी कंपनी का कंसोलिडेट जो कंपनी का टोटल
मतलब बिजनेस हुआ वो कितना है, 2 लाख करोड़ के आसपास, वो भी फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से। अभी देखिए कंपनी के जो ग्रोथ है, वो किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हुआ वो आप देख सकते हैं। और कंपनी की सबसे बड़ी बात है कंपनी का एनपीए, जो 1% के नीचे देखने को मिला है। देखिए किसी भी फाइनेंस कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एनपीए। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जो एसेट कंपनी का परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा है तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट से हिसाब से देखा जाता है। और इसके मतलब क्या है, मान के चलिए कंपनी ने क्या किया, जिसको लोन दिया वो लोन कितना मिटा पाए, कितने लोगों को लोन दिया कंपनी ने, वो कितने सारे लोग कंपनी का लोन मिटा पाए। जितने सारे लोग लोन को नहीं मिटा पा रहे हैं वो कंपनी के लिए, फाइनेंस कंपनी के लिए एनपीए बन जाएगा। तो एनपीए का परसेंटेज अगर 1 से बिलो हो, मतलब लेस देन 1 हो, तो वो अच्छा खासा माना जाता है। तो ऑब्वियसली कंपनी बता रहा है कि बिलो 1% के आसपास देखने को मिला है। बाकी देखिए 20% इन मतलब इंक्रीज इन कंसोलिडेटेड नेटवर्क, तो कंपनी का 20% के हिसाब से कंसोलिडेटेड नेटवर्क भी ग्रोथ हो रहा है। तो बेसिकली कंपनी का शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। अभी चलो कंपनी के सिर्फ यही पॉइंट्स देखने के कुछ खासियत डेटा आपको नहीं मिलेगा, कुछ अलग पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है ऑल ओवर इंडिया में ही हो रहा है, और टोटली कंपनी का जो इनकम है वो इंटरेस्ट इनकम से है, क्योंकि कंपनी लोन देते हैं, उसी लोन्स के अगेंस्ट में कंपनी को इंटरेस्ट कमाने का मौका मिलता है। बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर के ऊपर 84% का कंपनी का बिजनेस हो रहा है, और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कंपनी लोन दे रहा है 15%। तो देखिए कंपनी डायरेक्टली देखा तो गवर्नमेंट कंपनी को ही लोन दे रहा है, जहाँ पे लोन डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अभी देखिए कंपनी की जो मतलब वर्टिकली जो पोजीशन है आप वो देखेंगे तो कंपनी का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर 42%, और मतलब साथ ही साथ जनरेशन के ऊपर 47%, एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 10% का कंपनी का बिजनेस चला है। तो कंपनी का भी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करो, ध्यान दीजिएगा इस कंपनी को। ये कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 1 लाख अराउंड 35,000 करोड़ के ऊपर है। तो एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है। और कंपनी का प्राइस को मत देखिए, आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी बहुत सस्ता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो इसका वैल्यूएशन हमेशा सस्ते में ही दिखेगा। आरओसी आरओई दोनों ही आपको बेस्ट दिखेगा। हमेशा फाइनेंस कंपनी के ऊपर आपको आरओई देखना है, वो कितना ग्रोथ किया। अब इस आरओई के बारे में और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो बेसिकली 3 साल की डेटा आपको देखने को मिलेगा। देखिए 3 साल में कंपनी का खास परफॉर्मेंस हमेशा देखने को मिला, अराउंड 18% के ऊपर हमेशा इसका डेटा देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का आरओई देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट का परसेंटेज भी देखेंगे तो 17% से 20% का ग्रोथ देखने को मिले। अभी कंपनी के देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है वो कितना है, प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा वो आप यहाँ पे देखेंगे तो कुल मिलाकर 56% होल्डिंग है। डेप्थ भी ज़्यादा है, ऑब्वियसली फाइनेंस कंपनी को डेप्थ लेना ही पड़ेगा। इनकम भी ज़बरदस्त है। और देखिए कंपनी के जो क्वैग रेशियो है, सॉरी क्विक क्वैग रेशियो जो है वो लेस देन 1 है, बहुत शानदार है। और क्विक रेशियो ग्रेटर देन 1 है, मतलब बहुत शानदार है, मतलब एक से ज़्यादा है तो अच्छा खासा माना जाता है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखेंगे, सेल्स हर साल में कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिले। इस बार भी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया। एक्सपेंस को इंटरेस्ट को पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार भी हाईएस्ट देखने को मिला। तो कंपनी का हर दिशा से कंपनी का शानदार परफॉर्मेंस है, इसलिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। एक साल में 200% के आसपास कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ ठीक ठाक है। उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी देखेंगे, रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, बोरिंग्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। क्योंकि किसी भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर बोरिंग्स पर जरूर बढ़ना चाहिए। अगर बोरिंग्स नहीं बढ़ रहा है तो कंपनी के ऊपर दिक्कत आ सकता है। बेसिकली कंपनी के ऊपर यही परफॉर्मेंस देखना चाहिए। और बाकी कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी चलो देख लेते कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करो, ध्यान दीजिएगा। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड किया। मगर कोविड के बाद इस कंपनी का तो पूरा के पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। कंपनी एक धमाका रिटर्न दिया। कोविड के बाद जो परफॉर्मेंस कंपनी की है, उस रेंज को अगर मैं कोविड के लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो करीबन 650% के आसपास रिटर्न दिया। तो मुझे लगता है इस कंपनी फ्यूचर के लिए कुछ खास परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। इसके ऊपर जरूर फोकस रखिए। और एक डेटा दिखाना मैं भूल ही गया, कंपनी के ऊपर जो डिविडेंड है वो बहुत शानदार डिविडेंड यील्ड है, 2.63% के आसपास। मतलब 1 लाख रुपया किसी व्यक्ति ने निवेश किया होगा तो एक एक साल में कंपनी करीबन
₹2630 के आसपास डिविडेंड पे आउट किया है। ये था फर्स्ट कंपनी। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आई IREDA, मतलब इरिडा। तो इरिडा के बारे में बात करूँ तो बेसिकली ये भी एक फाइनेंस कंपनी है और वो भी गवर्नमेंट फाइनेंस कंपनी है। और बेसिकली कंपनी टोटली जो फाइनेंस करते हैं वो रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, मतलब जितने सारे रेन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर कंपनी खुद के प्रोडक्ट को, सॉरी, खुद के लोन प्रोवाइड करते हैं। तो चलो बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं इस कंपनी के ऊपर। तो कंपनीज के जो बाकी डेटा है उसके बारे में चर्चा करूँ, देखिए कंपनी 1987 में स्टार्ट हुआ था। अभी देखिए कंपनी पब्लिकली 1987 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद कंपनी देखिए जो असाइन डेवलपमेंट बैंक बना, वो भी 100 मिलियन का 1997 में। उसके बाद 2010 में कंपनी खुद को अपग्रेडेड किए और कंपनी खुद को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के हिसाब से कंपनी खुद को अपग्रेड किया 2010 में। 2019 में बेस्ट फाइनेंशियल एजेंसी के रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कंपनी बिजनेस को स्टार्ट किए। अभी 2017 में कंपनी बता रहा है कि जो ग्रीन मसाला बॉन्ड्स है उसके ऊपर कंपनी काम करना स्टार्ट किया और कंपनी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी और लंदन लंदन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्टेड हुआ। तो कंपनी देखिए सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी बाहर की कंट्रीज के भी एक्सचेंज में फर्स्ट टाइम लिस्टिंग भी हुआ। 2015 में कंपनी मिनी रत्न जो कैटेगरीज है उसके ऊपर कंपनी खुद के बिजनेस को डेवलपमेंट किए। 2022 में कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस एनबीएफसी के हिसाब से खुद के नाम नॉमिनेट किया और 2023 में कंपनी इंडियन मार्केट में लिस्टिंग भी हुआ। साथ ही साथ आरबीआई के माध्यम से कंपनी के GIFT जो IFSC जो सर्टिफाइड है उसको भी मिला। साथ ही साथ कंपनी का रेटिंग मिला ट्रिपल ए, तो ट्रिपल ए कंपनी का रेटिंग भी मिला आरबीआई की तरफ से। तो बेसिकली कंपनी इस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट किया। अभी देखिए कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर काम लोन दे रहा है। आप देख सकते हैं सोलर के ऊपर, हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर, पावर ट्रांसमिशन के ऊपर, बायोमास प्रोडक्ट के ऊपर, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर, इथेनॉल के ऊपर एंड साथ ही साथ वेस्ट टू एनर्जी के ऊपर। बेसिकली जो प्रोडक्ट रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है उसी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। अभी देखिए अर्निंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करूँ तो कंपनी बैटरी स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट, साथ ही साथ फ्यूल सेल एंड री कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी के जो काम है वो आपको क्लियर कट मिल चुके हैं। इतने सारे कंपनीज सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर, हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, तो उसको लोन प्रोवाइड करने का काम यही कंपनी कर रहा है। और कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी 2023 तक खुद की जो कैपेसिटी है वो 11,000 गीगावाट का टोटल प्रोजेक्ट को यहाँ पे इनबिल करने वाला है। और ये भी बता रहा है कि टोटल 100 ऑफ कंट्रीज के ऊपर, 100 प्लस कंट्रीज के ऊपर कंपनी खुद के बिजनेस को फैलाने वाला है। तो बेसिकली कंपनी का ये भी बताया जा रहा है 2030 तक कंपनी $35 ट्रिलियन टोटल डॉलर का बिजनेस करने वाला है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत कम था, वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसके बाद विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी कम था, वो भी बढ़े। हाइड्रो पावर के ऊपर सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ और उसके साथ बायो जो बायो एनर्जी है उसके ऊपर जो ग्रोथ था वो थोड़ा सा एक धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है उस स्ट्रेटेजीज के बारे में आपको पता चल गया। अभी कंपनी के बाकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो 100% एनबीएफसी है कंपनी, और कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो इंटरेस्ट के माध्यम से कंपनी पैसा कमाते हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर जो बाकी डेटा है उसके बारे में बात करूँ तो इंडिया में कंपनी बिजनेस कर रहा है। सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है 30%, और साथ ही साथ लोन टू स्टेट जो यूटिलिटी है उसके ऊपर 24%, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर 19%, अदर्स के ऊपर 13%, हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर 12% एंड बायोमास प्रोजेक्ट के ऊपर 2%। तो बेसिकली जितने सारे ग्रीन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट अभी इंडिया में सिर्फ स्टार्टिंग फेज में है। अभी इस सेक्टर का ग्रोथ बहुत जर्नी बाकी है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा धमाका इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। बाकी अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। अभी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो एनपी है वो 1% के नीचे है। अभी देखिए कंपनी का जो बिजनेस है वो 44,000 करोड़ के मार्केट कैप है। एक मतलब अभी भी देखा है तो एक स्मॉल मिड कैप टाइप कंपनी है। तो बेसिकली कंपनी का जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा हाइक देखने को मिला,
बाकी कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिले हैं। हमेशा फाइनेंस कंपनी के ऊपर मैं आरओई देखता हूँ और इन कंपनी का जो एनुअल इनकम है वो भी शानदार देखने को मिले। कंपनी के प्रोमोटर के पास भी बहुत अच्छा खासा होल्डिंग्स है और कंपनी के जो देखिए कंपनी का जो डेटा है यहाँ पे क्विक रेशियो अच्छा देखने को मिले, मगर पैग रेशियो ठीक ठाक ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, 1% के आसपास है तो ठीक ही है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स हर साल बढ़ते चले गए और इंटरेस्ट पेमेंट किया, एक्सपेंस को कंट्रोल किए, नेट प्रॉफिट इस बार भी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट देखने को मिला। फर्स्ट टाइम कंपनी 4 डिजिट तक कंपनी खुद के प्रॉफिट को लेके गया है। अभी देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट है। एक साल अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ तो इसलिए प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और सबसे बड़ी बात है कंपनी का कर्जा वो बहुत हाईएस्ट लेवल में बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक बेस्ट पॉइंट है किसी भी कंपनीज के लिए। तो बाकी CWIP में कंपनी के ऊपर कोई भी निवेश नहीं है और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। और कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी अभी से लिस्टिंग हुआ है, कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक देखने को नहीं मिला। फिर भी जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर हाई लेवल तक देखूँ तो 300% के आसपास रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है, अभी जर्नी बहुत बाकी है। उस जर्नी के हिसाब से कंपनी बहुत बड़ा एक धमाका आपको दिखा सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज की वीडियो का लास्ट जो कंपनी है, सबसे मुझे पसंदीदा जिस कंपनी के ऊपर लगता है उसका नाम है IRFC, जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। देखिए IRFC मुझे लगता है एक बेस्ट कंपनी है। क्यों मैं बेस्ट कंपनी बता रहा हूँ, देखिए कुछ डिटेल्स पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए IRFC के ऊपर जो ग्रोथ है उस ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कंपनी 2018 में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट करीबन 1,55,000 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के आज बन चुके हैं 4,00,000 करीबन 65,000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ किया सिर्फ सिर्फ 5 से 7 सालों के अंदर अंदर। तो कितना शानदार ग्रोथ हुआ वो भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस कहाँ कहाँ पे हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी RBNL को जो लोन दे रहा है वो 1% के आसपास है। लीज के ऊपर जो कंपनी काम कर रहा है वो 37% के आसपास है। साथ ही साथ लीज लीज रिसीव मतलब लीज का जो रिसीवेबल किया है एसेट के हिसाब से 13% के आसपास है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड, रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है उसके ऊपर 48% कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली कंपनी रेलवे गवर्नमेंट को ही लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसका डायरेक्टली फायदा कंपनी को मिलते हैं। और कंपनी के NP एकदम ना के बराबर है। बेस्ट तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। कंपनी के यहाँ पे कुछ रेशियोस आप देख सकते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो 1.33% के आसपास है। रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है 13% के आसपास है, ठीक ठाक ही है। नेट जो मतलब जनरेशन रेशियो है 8.52x के आसपास है। CRAR जो बहुत शानदार मुझे देखने को मिला। बुक वैल्यू जो है कंपनी का पर शेयर में 36 के आसपास है, चलो ठीक ठाक ही है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर ₹4.5 के आसपास है, ठीक है। कंपनी डिविडेंड पेमेंट कितने किया, 0.80 के आसपास पर शेयर में। तो ये देखिए एक्चुअली जो डेटा है वो प्रीवियस ईयर का है, तो आपको मैं करंट ईयर का डेटा दिखा देता हूँ। अभी देखिए कंपनी का डिविडेंड कितना है, 1% के आसपास पहुंच चुके हैं। कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाइक है, कोई बात नहीं। ROC एंड ROE बेस देखने को मिला। बेसिकली ROE कंपनी को बेस देखने को मिला। हाँ, कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग ज़्यादा है, 86% के आसपास है। यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस है क्योंकि प्रोमोटर के पास ज़्यादा अगर होल्डिंग रहेंगे तो उसको बेचना पड़ेगा। कितना होल्डिंग से बेचना पड़ेगा, 75% से ज़्यादा अगर होल्डिंग प्रोमोटर के पास है तो उसको बेचना होगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 85% के आसपास होल्डिंग है, जिसका होल्डिंग यहाँ पे बाकी होल्डिंग जो है उसको बेचना होगा क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से है। तो कंपनी की जो क्विक रेशियो है बहुत शानदार देखने को मिला। पैक रेशियो थोड़ा सा हाइक है। बाकी कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, सेल्स हर साल बढ़ते चले गए, इस बार भी हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। इंटरेस्ट और एक्सपेंस को पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट बेस्ट तरीके से देखने को मिला। हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिले है। इस बार थोड़ा सा कम हुआ, कोई बात नहीं, आसपास ही है। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का उतना डिफरेंस नहीं है। अगर मैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, सॉरी उससे पहले कंपनी के कुछ डेटा दिखा दूँ, तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ बहुत शानदार है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी ठीक है। करंट ईयर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ। बेसिकली कंपनी बहुत तगड़ा रिटर्न दिया, एक साल में 350% के आसपास, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार है। बैलेंस शीट के हिसाब से बात करो तो रिजर्व हर साल में बढ़ते चले गए और कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी देखिए हर साल बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद
एफआईएस के पास उतना खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर ज़्यादा होल्डिंग रखे हैं और इसका प्रोमोटर भी गवर्नमेंट है। तो बेसिकली इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो आपको शानदार देखने को मिल जाएगा। अब इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, आरएफसी जब से लिस्टिंग हुआ तब से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो उसके बाद देखिए, जब कंपनी 2023 के बाद कंपनी भागना स्टार्ट की तो एक धमाका परफॉर्मेंस किया। अगर मैं लोअर साइड से टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 750% के आसपास रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिटर्न मिला। आई होप इस तीनों कंपनीज के ऊपर आपको सारे रिटर्न्स मिल चुके हैं। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस तीनों कंपनी के ऊपर अगर आपको काम करना है तो सोच समझ कर करिए, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। आज धमाका दिखा चुके हैं, फ्यूचर में कितना धमाका दिखाएगा उसका कोई भी सियोरिटी नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी हमेशा सर्विसेज के ऊपर जाना जाता है। प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बनते, और गवर्नमेंट अगर चेंज हो गया तो नया नया पॉलिसीज आ जाएंगे, तो गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो प्राइस देखकर मत काम करिए, कंपनी के परफॉर्मेंस देखकर काम करिए, कंपनी का बिजनेस को देखकर काम करिए। और हाँ, ये वीडियो टोटली मैं एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो जरूर उसके ऊपर रिसर्च करिए, आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर और एनालिसिस्ट नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।